कैटेगरी में पढ़ते हैं। सैल्मोनेला टाइफी की कैटेगरी का जो इन्फेक्शन है उसको टाइफाइड बोलते हैं। ये एक बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्ट करता है, एंड देन उसके क्या मैनिफेस्टेशन होते हैं वील स्टडी। ठीक है, ओके। इसके क्लिनिकल फीचर्स टिपिकल क्या होते हैं टाइफाइड के? इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है स्टेप लैडर इन्फेक्शन। ये फिर इमेज चली गई, आई थिंक समबडी जॉइंस, तो इमेज चली जाती है फ्रॉम द स्क्रीन। ओके, इसका जो फीवर का पैटर्न होता है वो स्टेप लैडर फॉर्म में राइज करता जाता है, एंड देन उसके बाद एक प्लेटो बना लेता है। जब ये हाई फीवर के उसमें आ जाता है तो फिर ये एक प्लेटो फॉर्म कर लेता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। उसके अलावा जैसे रोज स्पॉट्स वगैरह मिलते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलते हैं। बट यू मस्ट नो कि टाइफाइड के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सब केसेस में नहीं मिलते, कुछ केसेस इसके एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं। सो इसको डिफाइन करने के बाद कि इसको हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, ये सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है कि टिपिकल कंटिन्यूअस फीवर, 1 हफ्ते का 4 हफ्ते का फीवर होना, ये हिस्ट्री इज मोर सिम्टोमेटिक ऑफ टाइफाइड। ठीक है, उसके अलावा साथ में लिम्फॉइड टिश्यूज का इन्वॉल्वमेंट होना एंड ब्रैडिकार्डिया होना, यानी कि हार्ट रेट स्लो होना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं टाइफाइड को डिफाइन करने की। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है इसकी? आई होप आप लोग पीडीएफ या बुक संग में रखते हैं मार्क करने के लिए। ठीक, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि टाइफाइड को कंट्रोल करना इज स्टिल इशू इंडिया में भी और भी नेशंस के अंदर, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जहाँ पे भी सैनिटेशन को नहीं कंट्रोल कर पाए हैं, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं कर पाए हैं, वहाँ पे टाइफाइड अभी भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, वाटर सप्लाईज जहाँ पे भी कंटेमिनेटेड रहती हैं, क्लीन वाटर सप्लाईज नहीं हो पाई हैं, स्टिल टाइफाइड इज अ प्रॉब्लम ओवर देयर। दूसरी प्रॉब्लम क्या है टाइफाइड को लेके? वन वॉज वाटर सप्लाईज एंड सैनिटेशन, सेकेंड इज रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स। अब टाइफाइड के रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स आ चुके हैं। पहले जो स्ट्रेन्स थे सभी ससेप्टेबल थे, जो हम फ्लोरोक्विनोलॉन्स देते थे, मेडिसिन देते थे, उनसे वो कंट्रोल होता था इन्फेक्शन। अब जो स्ट्रेन्स आ रहे हैं दे आर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन, एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन, जस्ट लाइक ट्यूबरक्लोसिस में हम देख रहे थे कि इतना प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस जो कि बैक्टीरिया डेवलप कर रहा था दवाई के लिए। वही रेजिस्टेंस, सिमिलर काइंड ऑफ रेजिस्टेंस सैल्मोनेला टाइफी भी डेवलप कर लेता है। तो वो रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स को किल करना एज अ प्रॉब्लम। यूजुअली हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स कौन कौन से होते हैं? क्लोरमफेनिकॉल होता है, एम्पिसिलिन होता है, कॉट्रिमॉक्साजोल होता है। ठीक है, टाइफाइड को किल करने के लिए, सैल्मोनेला टाइफी को किल करने के लिए। इनसे अगर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए तो फिर कहा जाता है कि रेजिस्टेंट बैसिला है। ओके, ये 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थे। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि जिसको भी टाइफाइड होता है उसको रिकवर होने में कुछ मंथ्स लग जाते हैं, तो दैट इज़ अ इकोनॉमिकल लॉस टू द कंट्री, क्योंकि वो उतने टाइम वर्क पे नहीं जा सकता वो इंडिविजुअल। अदर देन हेल्थ, इसमें इकोनॉमिक लॉस भी होता है। तो ये 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आप मेंशन करेंगे। ओके, इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश में से मैक्सिमम केसेस रिपोर्ट होते हैं, देन बिहार इज द सेकंड लीडिंग, एंड देयर आर मेनी रीजन्स जो कि एंडेमिक है टाइफाइड के लिए। ठीक, सैल्मोनेला टाइफी लेट अस डिस्कस एज अ एजेंट। एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं, जिसमें हम एजेंट की बात करेंगे, होस्ट की करेंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और पूरे चेन की कि कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले एजेंट की बात करते हैं सैल्मोनेला टाइफी की। सैल्मोनेला टाइफी के 3 मेन एंटीजेंस होते हैं, ओ, एच एंड VI। ठीक है, VI कम सुना होगा आपने, एंटीजन O एंटीजन H तो सुनते ही रहते हैं, विडाल टेस्ट करवाते हैं तो उसमें भी टाइटर्स देखे जाते हैं इनके। VI कम सुना है सबने, बट इसके 3 एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, देन सैल्मोनेला टाइफी की दूसरी बात यह है कि इसको किल कैसे किया जा सकता है, ये इसका सेकंड पॉइंट बनेगा। किल करने के लिए ड्राइंग, पास्चराइजेशन एंड कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करते हैं। ये 3 मेथड्स यूज करते हैं। ऑल द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द ऑनसेट ऑफ टाइफाइड फीवर इन मैन आर द वंस, मतलब जो इन्फेक्टिंग डोज होती है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी विरुलेंस क्रिएट होगी। तो जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ऑनसेट को, इनका कितना पोटेंशियल है, कितना डोजेज है, दिस विल डिटरमाइन द आउटकम ऑफ द डिजीज। ठीक है, ये पॉइंट लास्ट में आप मेंशन कर सकते हो। तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए एजेंट के कि इट्स अ बैसिलाई जिसके एंटीजेंस होते हैं O, H एंड VI। देन इसका किल करने का मोड आप क्या यूज कर सकते हो? पास्चराइजेशन कर सकते हो, डिसइंफेक्टेंट्स यूज कर सकते हैं एंड ड्राइंग यूज कर सकते हैं।
ओके, एंड द लास्ट थिंग इज कि जितने भी फैक्टर्स हैं ये डिपेंड करेगा आप कितना अमाउंट में वो इन्फेक्टिव एजेंट इंट्रोड्यूस होता है बॉडी में, उस पर डिपेंड करता है कि उसका मैनिफेस्टेशन क्लिनिकली कैसा होगा। अब बात करते हैं रिजर्वॉयर की। इसका रिजर्वॉयर ह्यूमन है, ठीक है, या तो वो केस होगा या कैरियर होगा, ठीक है। केस वो जिसमें कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दिख रही है, कैरियर वो जिसमें कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है, ठीक है। यू ऑलरेडी नो कि इसका भी मेन वे कैसा है स्प्रेड करने का, फीको ओरल रूट ही होता है, स्टूल्स में पास होते हैं। तो जो भी केसेस हैं या कैरियर्स हैं, इनके दोनों के स्टूल में प्रेजेंस मिलेगा किस चीज़ का, बैसिलाई का, ठीक है। वो बैसिलाई इनके दोनों के स्टूल्स में मिलेगा तभी डिफाइन होगा कि ये केस है या कैरियर है। अगर वो विथ सिम्टम्स है, यानी कि उसको स्टूल्स में प्रेजेंस होने के अलावा टाइफाइड के सिम्टम भी आ रहे हैं, जैसे पेट में दर्द है, बुखार है, हाई ग्रेड फीवर है, स्टेप लाडा फीवर है, रैशेज है, जो भी टाइफाइड से रिलेटेड सिम्टम्स हैं उसको आ रहे हैं, दैट मीन्स कि वो एक केस है। ये सब सिम्टम नहीं है बट स्टिल उसके स्टूल में बैसिलाई है, दैट मीन्स कि वो कैरियर है, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल बिकम अ कैरियर आफ्टर द टाइफाइड फेज इज ओवर। उन कैरियर्स को हम क्या बोलते हैं, कन्वल्सेंट कैरियर्स, जो कि रिकवरी के टाइम पे कैरियर बन जाते हैं। अगर आपने मेडिकेशन का डोजेज पूरा नहीं लिया, बैसिलाई को किल नहीं कर पाए, ठीक है, बट एसिम्टोमेटिक हो गए, सो यू थिंक यू आर फ्री ऑफ द इन्फेक्शन बट एक्चुअली यू आर नॉट। वो बैसिलाई अंदर ही अंदर ग्रो कर रहा है एसिम्टोमेटिक वे में एंड स्टूल्स में भी पास हो रहा है, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ कन्वल्सेंट कैरियर। राइट नाउ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो जो ये फीकल मैटर है यही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। यूरिन कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। उसके अलावा ये तो हम प्राइमरी सोर्सेज बोलेंगे। सेकेंडरी सोर्सेज क्या हो सकते हैं इन्फेक्शन के, जो चीज़ें इनसे इनके द्वारा कंटेमिनेट हो रही हैं, जैसे कि वाटर सप्लाईज जो कि फीकल मैटर से कंटेमिनेट हो गई, या फूड जो कि उस फीकल मैटर के अलॉन्ग ग्रो किया गया, उस वाटर सप्लाई के थ्रू ग्रो किया गया। सो दीज आर कॉल्ड एज योर सेकेंडरी कंटेमिनेंट्स, जो कि यू नो कि रोडेंट्स होते हैं, फ्लाइज होते हैं, वो स्टूल पे बैठ के फूड पे बैठ जाएंगे तो वो कंटेमिनेशन पास कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी सोर्सेज, यानी कि कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, ये दो चीज़ें आपके सेकेंडरी सोर्स में आती हैं। अदर देन दैट फिंगर्स एंड फ्लाइज, ठीक है। नाउ वी कम टू द होस्ट फैक्टर्स। ये सब एजेंट के फैक्टर में आपको इतनी बातें बतानी कि एजेंट का सोर्स क्या है, एजेंट का रिजर्वॉयर क्या है, एजेंट के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स क्या है। नाउ यू कम टू द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। होस्ट फैक्टर्स पे आते हैं हम कि होस्ट में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फेक्शन को फेवर करेंगे। सबसे पहला एज यूजुअल होस्ट की एज, जितना छोटा बच्चा होगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि उसको इन्फेक्शन कैच हो, बिकॉज लो इम्यूनिटी, ठीक है। स्टिल इस केस के अंदर 5 years to 19 years की जो एज ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल एज ग्रुप मानी जाती है। ये मेंशन करना ज़रूरी है टाइफाइड के केस में, दैट 5 to 19 इज द ससेप्टेबल एज ग्रुप, ठीक है। बिकॉज 5 years के बाद चिल्ड्रन आर मोर इनटू द प्ले ग्राउंड्स एंड जो उनका ईटिंग हैबिट्स है, फूड कंटेमिनेशन से फेस होना है, वाटर कंटेमिनेशन से होना है, वो पेरेंट्स के रिस्ट्रिक्शन के बियॉन्ड 5 to 19 में इज easily possible. Okay, when we come to the gender thing, then males are at a more प्रिडिलेक्शन, उनके अंदर ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन कैरियर स्टेट जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा बनती है, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक केस फीमेल्स में ज़्यादा मिलते हैं, बट टोटल नंबर ऑफ केसेस आर रिपोर्टेड मोर इन द मेल्स। ओके, नाउ कम टू द इम्यूनिटी थिंग कि होस्ट की इम्यूनिटी, एक बार ही किसी को इन्फेक्शन हो जाता है टाइफाइड का तो वो कुछ टाइम के लिए उसके लिए इम्यून हो जाता है, एंड आफ्टर दैट उसको वापस से इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, यानी कि इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग लास्ट नहीं करती है, ठीक है। टाइफाइड के इन्फेक्शन के बाद जो इम्यूनिटी मिलती है दैट डज नॉट लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम। ओके, नेचुरल टाइफाइड इन्फेक्शन की वजह से जो इम्यूनिटी मिलेगी वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर इम्यूनिटी नहीं होती कंपेयर्ड टू व्हाट इम्यूनिटी विल गेट थ्रू अ वैक्सीनेशन। यूजुअली बहुत सारे इन्फेक्शंस ऐसे हमने अभी पढ़े थे जिनमें कि नेचुरल इम्यूनिटी भी वही मिल रही थी डिजीज होने के बाद भी, एंड इम्यूनाइजेशन के थ्रू भी वैसी इम्यूनिटी सिमिलर मिल रही थी। इस केस में ऐसा नहीं है। ओके, तो ये होस्ट के फैक्टर्स थे कि होस्ट की एज ग्रुप कौन सी ससेप्टेबल है, जेंडर कौन सा ससेप्टेबल है, देन होस्ट के कौन से फैक्टर्स मोस्ट ससेप्टेबल है, ठीक है, लाइक इम्यूनिटी ऑफ द होस्ट। नाउ इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से फेवर करते हैं। सो ऑलवेज इट्स अबाउट सीजन, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब सोशल फैक्टर्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं। तो बैसिलाई को फेवर करने का वार्म क्लाइमेट होता है जो बैसिलाई को फेवर करता है, ठीक है। उसके अलावा जो सोशल फैक्टर्स हैं वो क्या है, गंदा पानी यानी कि पोल्यूटेड वाटर सप्लाई, देन ओपन एयर डेफिकेशन जो कि रूरल एरियाज में बहुत कॉमन है, फिर छोटे बच्चों के संग में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ओपन एयर डेफिकेशन, देन लो स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड एंड पर्सनल हाइजीन, खाने को ढक के नहीं रखना,
एंड हाइजीन से नहीं बनाना, मतलब बनाने से पहले हैंड नहीं वॉश करना, ठीक है, प्रॉपर वेजिटेबल्स को वॉश नहीं करना, डायरेक्टली चॉप कर लेना, फिर रॉ कंज्यूम करना, उनको प्रॉपरली कुक नहीं करना। ऑल दीज फैक्टर्स विल लीड टू, ये सोशल फैक्टर्स में आ जाएंगे जो कि टाइफाइड को फेवर करेंगे। ठीक, इंक्यूबेशन पीरियड इसका 15 दिन का होता है अप्रॉक्स, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल मोड होता है, जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया, सो वी डोंट नीड टू गो इनटू इट। फिर क्लिनिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है। एक तो सबसे मेन बात है, आपको पता होना चाहिए इंसीडियस एंड अब्रप्ट क्या होता है। व्हाट इज इंसीडियस? व्हाट डू यू मीन बाय इंसीडियस? कोई भी जब मेडिकल टर्म आता है, सी वी आर नॉट लर्निंग समथिंग लाइक, हम होम साइंस नहीं पढ़ रहे, बाकी सब चीज़ें तो होम साइंस वाले भी बताएंगे, बट एज अ मेडिको यू शुड बी एबल टू टेल टाइफाइड दो वेज का प्रेजेंटेशन रखता है। ठीक है, इंसिडियस का मतलब होता है ग्रेजुअली होना। ठीक है, स्पेशली अडल्ट के केस में जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, उनमें आप जो टाइफाइड का प्रेजेंटेशन देखोगे वो ऐसा होगा कि उनको लॉन्ग टाइम से टाइफाइड है, यानी कि उनका फीवर जाता ही नहीं है, एंड सम दे डायग्नोज दैट दे मे बी हैविंग अ टाइफाइड, यानी कि इंसिडियस काइंड ऑफ अ पैटर्न है, ग्रेजुअल है। बट बच्चों के अंदर जो पैटर्न होता है वो अब्रप्ट होता है, सडनली उनको स्टेप लैडर पैटर्न में आने लगता है और हाई ग्रेड फीवर आता है, बिकॉज बच्चों की इम्यूनिटी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इम्यूनिटी, राइट। सो दे हैव इन चिल्ड्रन, हमको कैसा पैटर्न मिलेगा? अब्रप्ट चिल्स और फीवर के साथ में। ठीक है, चिल्स भी आते हैं इसमें भी, जैसे मलेरिया में आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंफ्यूजिंग लगता है कि इसको मलेरिया है या इसको टाइफाइड है। ठीक है, एट द सेम टाइम इसमें रैशेज आने लगते हैं जो कि मलेरिया में नहीं मिलते, तो ये एक स्पेसिफिक डिफ्रेंसिएशन होता है, लेकिन ये हर केस के अंदर नहीं मिलता। कुछ केसेस में ये स्पॉट्स दिखते हैं, कुछ में नहीं दिखते हैं। देन इसमें वॉमिटिंग एसोसिएटेड होती है, इसमें एनोरेक्सिया होता है, यानी कि बुखार आने से पहले ही बच्चा से जैसे रात से फीवर आया तो इवनिंग से ही उसको या अर्ली मॉर्निंग से उसको खाने की इच्छा नहीं होगी कुछ भी, या 1-2 दिन पहले से उसको ये सिम्टम आने लगेंगे। जब वो इंक्यूबेशन पीरियड में होगा बैसिलर, तभी उसको एनोरेक्सिया के सिम्टम्स आने लगेंगे, वो खाना खाने से मना करेगा, एंड देन सडनली द चाइल्ड में वॉमिट। ठीक है, अब ऐसा बच्चा जो कम खा रहा है या नहीं खा रहा, उसकी वॉमिट यूजुअली कैसी हो सकती है? ग्रीन कलर की हो सकती है, राइट, बाइल कंटेनिंग वॉमिट हो सकती है, बट यू मे नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट इतना होना चाहिए कि हाँ, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, उसके बाद में फीवर, और फीवर विद चिल्स एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, फिर रैशेस। ठीक है, और उसके अलावा अब्डोमेन में पेन एंड हेडेक, ये कंडीशंस मिलेंगी, तो एक कैरेक्टरिस्टिक वो मिलेगा कि ठीक है, दिस चाइल्ड मे बी सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। उसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन उसको फाइनलाइज करेगी। फीवर का पैटर्न स्टेप लैडर है, ये ज़रूर टर्म मेंशन करना है कि स्टेप लैडर पैटर्न है, बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है इसका। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, इनमें से कुछ भी हो सकता है, इट मे बी आइदर पेशेंट में रिपोर्ट ऑफ कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, क्योंकि है तो इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व कर रहा है, एंट्रिक है, बट यू नेवर नो कि डायरिया करेगा या कॉन्स्टिपेशन, इट कैन डू एनी ऑफ देम, कुछ भी कॉज कर सकता है। ठीक है, देन ये तो था नॉर्मली हर पेशेंट इसमें से हील कर जाता है, जिसको भी क्लिनिकल सिम्टम होते हैं उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, कुछ टाइम में वो हील कर जाता है। सम ऑफ द पीपल मे डेवलप अ कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन उनको होगा जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, या ड्यू टू सम रीजंस दे मे एंड अप इन अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन। क्या हो सकता है सीरियस कॉम्प्लिकेशन? इंटेस्टाइन जो कि इन्वॉल्व हो रही थी उसमें हैमरेज हो जाएगा। ठीक है, हैमरेज होने की वजह से दे कैन बी ब्लीडिंग, दे कैन बी ब्लड लॉस, एंड दे कैन बी अ साइन ऑफ शॉक। हेमरेजिक शॉक आप जानते हैं, जब ब्लड लॉस होने लगता है, दैट्स अ साइन ऑफ हेमरेजिक शॉक। इसके अलावा इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, ठीक है, एंड सिस्ट बन सकती हैं, एंड ऑल दोस कॉम्प्लिकेशंस कैन बी देयर अगर इन वेरी फ्यू केसेस। ठीक है, अगर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो, नॉट यूजुअली रिकवर करते हैं। ओके, नाउ डिपेंड्स कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है क्या या केस है, ये भी डिपेंड करता है कि उसने ट्रीटमेंट लिया है या नहीं। जिसने ट्रीटमेंट लिया उसकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, जिसने ट्रीटमेंट नहीं लिया दैट पर्सन मे प्रोग्रेस इनटू अ स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन लेटर, नॉट अर्लियर बट वेरी लेट। ठीक, लैब डायग्नोसिस कौन कौन से होते हैं? विडाल, हम सब जानते हैं कि विडाल होता है, ठीक है, बट विडाल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते आजकल। टाइफी डॉट करके जो टेस्ट आता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट, दैट इज द मोस्ट लेटेस्ट दीज डेज, जो कि इसके लिए करा जाता है। यहाँ नहीं होता, अब जैसे इसमें होगा, लाल पैथ्स में होगा, ठीक है, इन जगहों पे हो जाता है, या कोई SRL लैब्स है वहाँ हो जाएगा, धार में नहीं होता, बट स्टिल टाइफी डोस्ट इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें हमको ये पता चल जाता है कि सैल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं। विडाल में आपको क्या पता चलता है?
विडाल में भी एंटीजन एंटीबॉडीज पता चलते हैं, यानी कि ओ एंटीजन और एच एंटीजन के टाइटर्स पता चल जाते हैं, बट स्टिल विडाल जो है वो कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव भी हो जाता है। जैसे किसी को एक बार ही होके चुका टाइफाइड, उसको आप काफ़ी टाइम तक उसका विडाल पॉजिटिव आएगा फॉर अ फ्यू मंथ्स, तो हम नहीं अगर उसको उस बीच में दोबारा री इन्फेक्शन हो जाएगा तो हम विडाल के थ्रू नहीं उसको जज कर सकते, ठीक है। या फिर किसी ने वैक्सीनेशन करवाया है, छोटा बच्चा है, वैक्सीनेशन हुआ, उसके कुछ टाइम बाद अगर उसको सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि इसमें 100% इम्यूनिटी नहीं मिलती है टाइफाइड के वैक्सीन में, अगर हैवी डोज ऑफ कंटेमिनेशन मिल जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट टाइफाइड की वैक्सीनेशन 100% इम्यूनिटी नहीं देती, डिपेंड करता है, छोटा मोटा इन्फेक्शन का डोज होगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर हैवी डोज मिल जाएगा कंटेमिनेंट का तो इन्फेक्शन हो सकता है। ओनली थिंग इज कि अगर वो बच्चा इम्यूनाइज नहीं होता तो वो मैनिफेस्टेशन ज़्यादा सीवियर होता, कंपेयर टू आज वो इम्यूनाइज है तो वो मैनिफेस्टेशन कम हो गया, ठीक है। सिर्फ मैनिफेस्टेशंस में डिफरेंस हो जाएगा, बाकी आप ये नहीं कह सकते कि मैनिफेस्टेशन आएगा ही नहीं। अभी वो कुछ भी खा ले, कुछ भी गंदा पानी पी ले, उसको कुछ नहीं होगा, उसका टाइफाइड नहीं होगा क्योंकि उसे इम्यूनाइजेशन हो गया है, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। इसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं, लाइक विडाल के अलावा आप ब्लड कल्चर करवा सकते हो, एंड उसमें आप माइक्रोबायोलॉजिकली आप साल्मोनेला टाइफी को देख सकते हो, उसकी प्रेजेंस को देख सकते हो कल्चर करवाने के बाद। देन न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट में टाइफीडॉट के अलावा टाइफीडॉट एम है, एंड देयर आर आइडियल ट्यूबिक्स करके भी एक टेस्ट आता है, वो भी है, बट टाइफीडॉट जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड चल रहा है, ओके। ये सब था कि हमने कैसे इन्वेस्टिगेट कर लिया, क्या क्लिनिकल फीचर्स थे, अब हमको पता चल गया कि टाइफाइड का केस है। नाउ टू थिंग्स, एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट आई वांट टू प्रिवेंट टाइफाइड, एंड एज अ डॉक्टर आई वांट टू ट्रीट द टाइफाइड पेशेंट, यानी कि मुझे कंट्रोल के एंगल पे डील करना है कि जो केसेस नहीं बने हैं वो फर्दर नहीं बने, यानी प्रिवेंशन हो जाए, और जो बन चुके हैं वो क्यूरेटिव कंपोनेंट में मैं उनको ठीक कर दूं। सो द फर्स्ट थिंग इज एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट टू कंट्रोल द reservoir, then control the sanitation and immunization checks। reservoir इसका कौन था, जो उसको इन्फेक्शन है वही reservoir है, जिसके अंदर वो बैसिलाई प्रेजेंट है, वही दूसरों को इन्फेक्ट कर रहा है, उसी का फीकल मैटर दूसरों को इन्फेक्ट कर रहा है, यानी कि केस और कैरियर ही इसका रिजर्वॉयर है। तो अर्ली डायग्नोज कर लोगे आप केस को, उसको नोटिफाई करोगे, ठीक है, जैसे ही केस मिल जाएगा यू नोटिफाइड, और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे। ट्रीटमेंट किससे स्टार्ट होगा, फ्लोरोक्विनोलोन से स्टार्ट होगा, एंड देन यू हैव अ एंटायर टेबल कि अगर वो से सेंसिटिव है तो ये वाले ड्रग्स चलेंगे, सी फुल्ली सेंसिटिव है तो फ्लोरोक्विनोलोन्स चलते हैं, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमेशा से आप पढ़ते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस रहता है, ठीक है। अमोक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल्स, दीज आर आल्सो द ड्रग ऑफ चॉइसेस। अगर रेजिस्टेंट स्ट्रेन वाला निकलता है, यानी इससे असर नहीं पड़ रहा उसको, वो नहीं एसिम्टोमेटिक नहीं हो रहा केस है, तो देन हम क्या देंगे, सिफेक्सिम देंगे, ठीक है। एंड इफ क्विनोलोन की रेजिस्टेंस है तो अजीथ्रोमाइसिन देंगे, सेफ्ट्राक्सोन देंगे। ऑल दीज आर मेंशन इन योर बुक एज वेल, तो आप इसका एक चार्ट बनाएंगे कि ये ड्रग्स हम देते हैं अगर सेंसिटिव केस है तो, अगर रेजिस्टेंट केस है तो, और अगर क्विनोलोन की रेजिस्टेंस है तो, यू मेंशन देम इन डिफरेंट पॉइंट्स। उसके अलावा अगर कैरियर है तो आप क्या ट्रीटमेंट दोगे कैरियर को, अगर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है देन ज़्यादा जो फोकस रहता है ट्रीटमेंट के अलावा वो ये रहता है कि फीकल मैटर जो है उसको डिसइंफेक्ट करके डिस्पोज किया जाए, ठीक है। उसके अलावा मेडिकेशंस फ्लोरोक्विनोलोन्स ही रहती हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही रहती है, सिमिलर मेडिकेशन रहेगी, बट यू मस्ट आइडेंटिफाई द कैरियर्स इन टाइम, क्योंकि कैरियर्स को आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो वो आइडेंटिफिकेशन उनका कैसे होगा, सीरोलॉजिकल ग्राउंड्स पे होगा, यानी कि एक केस अगर डिटेक्ट हुआ है तो उसके आसपास जितने लोग हैं उन सबका टेस्ट होगा कि इनको तो नहीं है, ये कैरियर स्टेट में तो नहीं है इनमें से कोई भी, वो डिटेक्शन ज़रूरी है, ठीक है। टू कैरियर क्योंकि हमें ढूंढने, वो आइसबर्ग का वो हिस्सा है जो कि नीचे है, ठीक है, टिप पे नहीं है, टिप पे तो हमें दिख ही रहा है, वो तो डॉक्टर के पास जाएगा ही, कैरियर्स की स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, ओके। देन देर इज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अबाउट कि सर्जिकल अप्रोच भी होता है इसका, बट उसका लिए आई वुड नॉट से एनीथिंग, बिकॉज सर्जिकल अप्रोच में जैसे कि गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दो या किडनी का कोई पार्ट अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो नेफ्रेक्टोमी कर दो, बट यू नो कि सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर एनीथिंग। वो हाईली मॉर्बिड कंडीशंस क्रिएट कर सकती है, तो सर्जरी का एंगल बस टू मेंशन इट, यू कैन मेंशन कि येस कॉलिसिस्टेक्टमी कैन बी डन या नेफ्रोक्टमी कैन बी डन, बट ऐसा प्रैक्टिकली बहुत ही कम होता है, ओके। हेल्थ एजुकेशन इसका बहुत मेजर प्रोटोकॉल है कि लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करना कि टाइफाइड होता कैसे है एंड हाउ कैन दे प्रिवेंट इट। अगर वो सिंपली बॉइल्ड वाटर को यूज़ करने लगे हैं, ठीक है, बैसिला को किल करना स्टार्ट कर दें, देन दे कैन
प्रिवेंट दिस टू अ लार्ज एक्सटेंट। फिर जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसका जो क्लोथ्स है वो सेपरेटली वॉश हो, उसका यूटेंसिल्स है उनको अलग रखें। ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी मेंटेन्ड, डिस्कस्ड अबाउट विद द पेशेंट एंड द फैमिली सो दैट फर्दर स्प्रेड नहीं हो। ओके, सैनिटेशन के सारे पॉइंट्स। कंट्रोल ऑफ सैनिटेशन कैसे करेंगे, फूड हाइजीन को प्रमोट करेंगे, ठीक है, बेसिक सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज को प्यूरिफाई करेंगे, क्लीन करेंगे, ऑल दिस थिंग्स। इम्यूनाइजेशन के बारे में कुछ बात कि टाइफाइड की जो वैक्सीन आती हैं वो बेसिकली हम लोग जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड है, दीज दे आर कॉल्ड एज द VI वैक्सीन, ठीक है। ये VI वैक्सीन इंजेक्टेबल वैक्सीन होती हैं जो कि 2 साल के बाद लगती हैं, उससे पहले नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि ये दीज आर द कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स है, VI पॉलीसैकेराइड्स वैक्सीन बोला जाता है। तो ये 2 साल से छोटा बच्चा, जब मैंने आपको इम्यूनाइजेशन पढ़ाया था तो आई टोल्ड यू कि वो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड को नहीं ले पाता, ठीक है, उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती इजीली। सो अगर कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होगी, आजकल आ रही है कॉन्जुगेटेड भी, यानी कि प्रोटीन के संग आप कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स कर देंगे और ऐसा वैक्सीन देंगे तो वो वैक्सीन छोटे बच्चों में लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा वैक्सीन अभी आया है बट उसके अंदर कंट्रोवर्सीज है, उसके सेफ्टी अभी जज नहीं हो पाई, इसलिए हमारे शेड्यूल में नहीं है। हमारे शेड्यूल में जो वैक्सीन है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वैक्सीन है, यानी कि VI वैक्सीन है, जिसको कि 2 साल के बाद दिया जाता है और एक बार आप उसको देते हैं, 2.5 साल में देते हैं अप्रॉक्स, एंड 5 साल में उसका बूस्टर डोज देते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज डन। और जो लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे कि टाइफाइड बहुत कॉमनली हो रहा है लोगों को, तो वो हर 3 साल में उनको बोलते हैं आप रिपीट करवाते रहो। अगर आपको इसकी इम्यूनिटी मेंटेन रखनी है तो हर 3 साल में वैक्सीन लगवाओ, ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग के लिए एक बार लगवाए छुट्टी, नॉट लाइक दैट, ठीक है। दूसरा वैक्सीन जो आता है दैट इज द ओरल वैक्सीन, जो कि उसको एज टैबलेट्स दिया जाता है, ठीक है। यहाँ इंडिया में वी डू नॉट गिव इट, बट स्टिल प्राइवेट सेक्टर में देते भी हैं, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं दे रहे। ओरल वैक्सीन में क्या होता है कि ओरल वैक्सीन आप कब दे सकते हो? 6 साल से ऊपर के बच्चे में दे सकते हो, नॉट बिलो दैट। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं है कि वो ओरल वैक्सीन लाइव वैक्सीन होता है, तो उसको वो नहीं टेक कर सकता, ठीक है। टैबलेट फॉर्म में उसे कंज्यूम करते हैं, उसको भी हर 3 साल में रिपीट करना पड़ता है। यू कैन मेंशन अ थर्ड वैक्सीन जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, दैट इज द कॉन्जुगेट पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। उसके अंदर प्रोटीन भी एडेड कंपोनेंट होता है, अदर देन पॉलीसैकेराइड प्रोटीन भी होता है, एंड इट्स कमिंग अप, उस पर रिसर्च चल रही है। ओके, सो ये था वैक्सीनेशन शेड्यूल एंड पार्ट कि क्या क्या वैक्सीन लाइसेंस्ड हैं, कब कब दे सकते हैं। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उनमें कौन सी वैक्सीन देंगे? इंजेक्टेबल वाले ही देंगे, ठीक है। उनमें ये टैबलेट्स वाली वैक्सीन जो है, ओरल वैक्सीन, उसको अवॉइड किया जाता है बिकॉज इट्स अ लाइव वैक्सीन। ओके, फिर उसके अलावा जितने भी इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशंस हैं, जो लोग ऐसा मेडिकेशंस ले रहे हैं जो कि इम्यूनिटी सप्रेस करता है, एक्यूट फेब्राइल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, उनमें भी ये टैबलेट वाली वैक्सीन्स या जो जिनको ओरल वैक्सीन्स हैं, ये TY21A, द वैक्सीन नेम इज TY21A, ये नहीं दिया जाता उनमें भी। सो दिस कंप्लीट्स योर टाइफाइड, कि इसका एजेंट क्या है, होस्ट क्या है, फैक्टर्स क्या है, एंड वैक्सीनेशन कंट्रोल प्रिवेंशन क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी डिस्कसिंग नाउ इज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग किसी को हुई है कभी? फूड पॉइजनिंग यहाँ पे? डू यू नो व्हाट डज अ फूड पॉइजनिंग मीन? कोई भी ऐसा कंटेमिनेशन जो आपके खाने में आ जाए जिसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिसिटी लेवल्स क्रिएट हो जाए, एंड बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हाई फीवर आने लग जाए, वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, एनीथिंग ऑफ दैट काइंड एंटर्स द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज अ फूड पॉइजनिंग केस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि या तो बैक्टीरिया से या किसी भी किस्म के टॉक्सिन से हमारा फूड कंटामिनेट हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई। नॉन बैक्टीरियल सोर्सेज का मतलब ये है कि जैसे ये जो फैक्ट्री के पोल्यूटेंट्स रहते हैं, जैसे कोल माइंस के पोल्यूटेंट्स है, या कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो आर्सेनिक निकल रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है, सॉइल को पोल्यूट कर देंगी, वाटर को पोल्यूट कर देंगी, एयर को पोल्यूट कर देंगी। अब ऐसी जगहों पे जो फूड ग्रो करेगा, ठीक है, वो कंटेमिनेटेड है विद ऑल दीज थिंग्स, दैट इज अ नॉन बैक्टीरियल सोर्स, ठीक है। उसके अलावा नॉन बैक्टीरियल सोर्सेज में दूसरे सोर्सेज भी इंक्लूड हो जाते हैं, जस्ट लाइक सर्टेन प्लांट्स एंड योर सी फूड्स, ये सब नॉन बैक्टीरियल सोर्सेज के अंदर आते हैं। ऐसा किस्म का कंटेमिनेशन होना विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन बैक्टीरियल केस ऑफ फूड पॉइजनिंग। ज़्यादा कॉमन क्या है? बैक्टीरियल केस ऑफ फूड पॉइजनिंग, यानी कि खाने में बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाना, ठीक है। सबसे कॉमनली हम कौन से किस्म का बैक्टीरिया ग्रोथ पाते हैं खाने में? विच इज द कॉमनेस्ट?
कैन एनीबडी टेल मी दैट? जैसे पार्टीज वगैरह में अक्सर कर आप सुनते हैं कोई पार्टी अटेंड करके आया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, उल्टी होने लग गई, डायरिया स्टार्ट हो गया, टेम्परेचर आने लग गया, सो व्हाट काइंड ऑफ अ कंडीशन इज दैट? यूजुअली वो सब एक स्टेफाइलोकोकस की फूड पॉइजनिंग की वजह से होते हैं। ये आप कैसे कह सकते हो? बिकॉज स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग जो है ये विद इन आवर्स शुरू हो जाती है। जैसे ही इन्फेक्टेड फूड खाया तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो सकती है। मैक्सिमम 8 आवर्स के अंदर शुरू हो जाएगी। 1 आवर to 8 आवर्स इसका इंक्यूबेशन होता है स्टेफाइलोकोकस का। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि जिसको भी फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं फूड पॉइजनिंग के? बुखार आना, पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना। डायरिया कैसा भी हो सकता है? वाटरी डायरिया भी हो सकता है एंड ब्लडी डायरिया भी हो सकता है, बट यूजुअली वाटरी डायरिया होता है। ठीक है, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये सारे। उसके अलावा क्योंकि उसे वॉमिटिंग डायरिया हो रहा है तो उसे डिहाइड्रेशन से जुड़े सब फीचर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। देन फीवर, तो उससे क्या पूछेंगे कि आपने विद इन 24 आवर्स, पिछले 1 दिन के अंदर आपने कुछ बाहर का खाया, कुछ आपने, आपको ऐसा लगा कि स्मेली था, इन्फेक्टेड था, ऐसा कुछ आपने खाया या कुछ बासी खाया, ऐसी हिस्ट्री लेंगे। तो आपको स्टेफेलोकोकस पॉइजनिंग के अंदर क्या मिलेगा कि उसने 1 घंटे पहले से 8 घंटे पहले ही कुछ खाया होता है। एंड यूजुअली ये जो आप देखते हैं ना पार्टीज वगैरह में, एक सैलेड ड्रेसिंग्स आजकल बहुत सर्व होती है मेयोनीज वाली, दोज आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज। व्हाई? बिकॉज रिपीटेडली पीपल वांट दैट इन द मेन्यू। तो और उनके यहाँ रोज पार्टीज हो रही हैं, जिन दिनों वेडिंग सीजन होता है, गर्मियों का टाइम होता है, तो रोज पार्टी हो रही है, दे सर्विंग द सेम थिंग अगेन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रिपीट कर देते हैं। रिपीट कर दिया तो इतने टाइम तक वो आउट ऑफ मतलब ऑन द टेबल है, आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर है। स्टेफाइलोकोकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको कि जैसे ही वार्म टेम्परेचर मिलता है, और स्टेफाइलोकोकस का एक भी बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो वो बहुत इजीली फूड को कंटामिनेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एंड रेफ्रिजरेशन करने से बचा जा सकता है स्टेफाइलोकोकस से। ओके, सो बिफोर स्टेफाइलोकोकस आपके बुक में देयर इज वन मोर, सैल्मोनेला। लेट अस डिस्कस दैट, देन विल गो टू स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, सैल्मोनेला फूड पॉइजनिंग जो है उसमें क्या सिम्टम्स हैं, क्या कंडीशंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सैल्मोनेला वो सैल्मोनेला नहीं है जो सैल्मोनेला टाइफी है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। एग्जामिनर्स काफ़ी बार पूछते हैं वाइवा में कि इज इट द सेम सैल्मोनेला टाइफी एंड जो सैल्मोनेलोसिस कॉज कर रहा है? नो, दिस इज कॉज्ड बाय अदर स्पीशीज विच इज सैल्मोनेला टाइफीमोरियम एंड सैल्मोनेला एंटेराइटिस। ठीक है, ये एंटेराइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करने वाले बैसिलाई है, वो टाइफॉइड कॉज करने वाला बैसिला है। ये डिफरेंट है, इनके एंटीजेंस डिफरेंट हैं, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ होस्ट विद डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, ये सैल्मोनेला का जो इन्फेक्शन होता है ये विदेशों में बहुत कॉमन है। वाई? बिकॉज वहाँ पे जो एग्स का और इनका कंजम्पशन है ये बहुत ज़्यादा है, ऑन अ डेली बेसिस दे हैव दिस कंजम्पशन। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स को रॉ ले लेना, यानी कि पास्चराइज करा हुआ पैकेट्स आते हैं वो उनको बिना बॉयल करे पी लेते हैं। वी डोंट डू दैट, उनके यहाँ ये सब प्रैक्टिसेस हैं। देन एग्स का कंजम्पशन, देन रॉ मीट, जो मीट सैलेड्स होते हैं उनके यहाँ, एंड देन जो बर्गर्स होते हैं, ऑल दैट स्टफ विच इज़ हैविंग पार्शियली कुक्ड मीट। ठीक है, ये जो अनकुक्ड या रॉ मीट है, ये कहीं अगर प्रॉपर कुकिंग नहीं हो पाए तो सबसे बड़ा सैल्मोनेला के इन्फेक्शन का कारण ये पोल्ट्री वाली चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अंडा, मीट एंड मिल्क, ये सबसे मेन। इसके अलावा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से भी हो सकता है, बट इट इज़ नॉट वेरी कॉमन। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या मिलेगा कि पेशेंट की कुछ भी ऐसा चीज़ खाने की हिस्ट्री का इससे मिलेगी 12 से 24 घंटे पहले उसने खाया होता है, यानी इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 to 24 आवर्स। और उसका भी टेस्ट होने के बाद ही कंफर्म होगा। फूड पॉइजनिंग के सभी केसेस में सबको ही उल्टी हो रही है, सबको ही लूज मोशंस हो रहे हैं, सबको ही फीवर आ रहा है। ठीक है, सबको ही डिहाइड्रेशन हो रहा है। सो यू कैन ओनली सिग्निफाई कि किसको हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कि उसकी हिस्ट्री, उसने कितना पहले कुछ खाया था और क्या फूड प्रोडक्ट लिया था, तो उससे क्या चीज़ कॉमनली होती है, उसके अलावा लैब डायग्नोसिस करके। ठीक है, ओके, बाकी सब में सिमिलर रहेगा। इसमें भी प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया एंड सिमिलर चीज़ें रहेंगी जो कि 2-3 दिन तक ठीक रहती हैं, उसके बाद कंट्रोल में आते हैं, मतलब 2-3 दिन तक उसको मैनिफेस्टेशन रहता है सैल्मोनेला के इन्फेक्शन में। नाउ स्टेफाइलोकोकस की जो हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया 1 to 8 आवर्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसका, और उसी से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी सिमिलर फीचर्स मिलते हैं फूड पॉइजनिंग में, फीवर एंड अब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, जो एक चीज़ डिफरेंट होती है, कई बार बोलते हैं कि स्टेफाइलोकोकस के अंदर फीवर जो है वो कम आता है कंपेयर टू सैल्मोनेला केसेस, बट इट्स नॉट ऑलवेज श्योर। कभी कभी इन्फेक्शन है, बॉडी कैन रिएक्ट इन डिफरेंट वेज। ठीक है, तो
हिस्ट्री एंड लैब डायग्नोसिस, इसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो कि ये एक स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन है। जिसके अंदर स्टूल के स्पेसिमेन में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस मिला तो मतलब उसको स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन है। बाकी फूड पॉइजनिंग का मैनेजमेंट तो सिमिलर ही रहेगा। इनिशियली डिहाइड्रेशन को ही कंट्रोल करेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे इन्फेक्शन को, लैब डायग्नोसिस आने के बाद कि कौन सा स्पेसिमेन प्रेजेंट है। देन बॉटुलिज्म, क्या है बॉटुलिज्म? ये किसकी वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से, ठीक है। दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग इन फूड पॉइजनिंग। दिस एजेंट, इसका एक्सोटॉक्सिन्स निकालने का नेचर होता है क्लोस्ट्रीडियम का, और ये निकाल के ये फूड को, वाटर सप्लाई को कंटामिनेट करता है, ठीक है। 18 to 36 आवर्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इट इज मोर देन द सैल्मोनेला इन्फेक्शन ऑल्सो। स्टेफाइलोकोकस का भी हमने सबसे छोटा पढ़ा, देन सैल्मोनेला का, एंड देन क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का, ठीक है। ओके ये इन्फेंट्स के अंदर मोस्ट कॉमनली मिल जाता है या हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि अगर उनका जो मिल्क बॉटल्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं करे जाए तो उनमें ये ग्रोथ होना बहुत ऑब्वियस सी कंडीशन है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इन्फेंट बॉटुलिज्म। अगर ये छोटे बच्चों में हो जाए तो ये बॉटुलिज्म जो है इन्फेंट बॉटुलिज्म के नाम से आप इसको बताएंगे, ठीक। देन द नेक्स्ट थिंग दैट वी डिस्कसिंग इज क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस। इसकी जो फूड पॉइजनिंग होती है ये किस नेचर की होती है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस और कौन सी कंडीशन कॉज करता है? हाईली विरुलेंट वो है, बताओ। हैव यू हर्ड अबाउट गैंग्रीन? कैन समबडी टेल मी कौन से काइंड ऑफ गैंग्रीन को कॉज करता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस? गैस गैंग्रीन। यस, गैंग्रीन को मैम, ठीक है, गैस गैंग्रीन कॉज करता है, गुड। तो ये एक हाईली पैथोजेनिक काइंड ऑफ वो एजेंट है जो कि बहुत मेजर कंडीशंस कॉज कर सकता है जैसे कि गैस गैंग्रीन। बट इसका अगर फूड से कंटेमिनेशन होता है, अगर ये ऑर्गेनिज्म किसी ऐसे पेशेंट के थ्रू फीकल मैटर में आ जाए जिसको कि गैस गैंग्रीन है, या जिसकी बॉडी में ड्यू टू सम रीजन ये क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस है, या तो वो उसको भी काइंड ऑफ फूड पॉइजनिंग हुई है, या वो गैस गैंग्रीन का केस है, कुछ भी है उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, उसके फीकल मैटर में बाहर आया और इसने सोर्स को कंटेमिनेट करा, यानी वाटर को, एयर को, या फूड को, किसी चीज़ को भी इसने कंटेमिनेट करा, एंड वो कंटेमिनेशन दूसरे तक पहुंचा तो वो उसको भी इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। मेजॉरिटी आउटब्रेक्स इसके भी किसकी वजह से होते हैं? मीट, पोल्ट्री एंड मीट का जो कुक्ड एंड अनकुक्ड काइंड ऑफ डिशेज होते हैं उसकी वजह से ही मेनली ये होते हैं, ओके। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है? 6 घंटे से लेके 24 घंटे तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसकी फूड पॉइजनिंग का जो मैकेनिज्म है वो ये है कि इसके जो स्पोर्स होते हैं मेनली दे आर एबल टू सर्वाइव कुकिंग। ये बहुत मेजर पॉइंट है, बाकी किसी में भी ये फीचर नहीं है, जो कि इसमें एक अलग से हटके है कि इसके स्पोर्स कुकिंग को भी टॉलरेट कर जाते हैं, कुक होने के बाद भी वो इन्फेक्ट करने की पोटेंशियल रहते हैं। बाकी सब जो है वो अंडर कुक्ड कंडीशंस में इन्फेक्शन कर रहे थे, कुक होने के बाद, बॉयल होने के बाद वो पूरी तरह से किल हो जा रहे थे, ठीक है। यूजुअली वी से कि इंडिया के अंदर एक बहुत वो है कि इफ़ यू कुकिंग नॉनवेज एंड ट्राई टू कुक इट इन अ प्रेशर कुकर, क्योंकि स्टीम में बहुत सारे एजेंट्स किल हो जाते हैं, ठीक है। बाकी लॉट ऑफ पीपल कुक इन डिफरेंट वेसल्स आल्सो, बट इट्स अ जनरल फॉलो ट्रेडिशन। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये स्पोर्स जो होते हैं ये कुकिंग को सर्वाइव कर देते हैं टेम्परेचर्स को, इसलिए दिस इज अ बिगर चैलेंज टू कंट्रोल दिस, ओके। देन क्लिनिकल सिम्टम्स, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स के अलावा इसमें फीवर, या तो लिटिल फीवर होता है या नो फीवर होता है। सो दिस इज वन थिंग। नोजिया, वॉमिटिंग कंडीशंस आर आल्सो रेयर। इसमें ज़्यादातर एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया ही होता है बस, ठीक है। So this is one thing that will differentiate it from the rest. Now the last is serous food poisoning, Bacillus cereus. ये very rarely heard of है, but yet it is common. ये होता रहता है Bacillus, इसका भी food poisoning is very common in our country, in other countries also. ये aerobic spore bearing motile gram positive rod bacilli होता है, ठीक है। दिस ऑल्सो इन्फेक्ट्स द फूड इन द सिमिलर मैनर्स। इसमें भी सिमिलर प्रेजेंटेशन होता है, आपको वही मेंशन करना है। बुक में ज़्यादा डिटेल इसका मेंशन नहीं है, सो यू टू जस्ट मेंशन कि इसका लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड होता है, दैट्स ऑल, कंपेयर टू अदर्स 12 to 24 आवर्स। सबसे छोटा इंक्यूबेशन पीरियड स्टेफाइलोकोकस का है और वही सबसे कॉमन है, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस किसको बोलते हैं? डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब होता है कि व्हेन वी हैव सिमिलर प्रेजेंटेशंस इन टू कंडीशंस, फिर उनको हमें लैब इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कंफर्म करना पड़े। तो कोई भी फूड पॉइजनिंग का केस है तो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है
कॉलेरा के साथ में। पर कॉलेरा के केस में आपको मालूम है कि उनका जो मोशन हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाइक 40 पर डे। ठीक है, इस केस में ऐसा नहीं होता। फिर कॉलेरा में वॉमिटिंग भी बहुत हो रही है, फूड पॉइजनिंग में 1 वॉमिट 2 वॉमिट, ठीक है, इतना ही होगा बस। तो ऐसे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हो। स्टिल आपकी बुक के अंदर एक टेबल दिया है जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स बताए हैं, तो आप उनको गो थ्रू करिए कि क्या क्या है फूड पॉइजनिंग वर्सेस कॉलेरा। ठीक है, द मेन थिंग आई टोल्ड यू कि वॉमिटिंग के बेस पे जज करते हैं, देन स्टूल्स का प्रेजेंटेशन के बेस पे जज करते हैं, उसके अलावा डिहाइड्रेशन। जिसको इतना वॉमिट और इतना स्टूल्स पास हो रहा है उसका डिहाइड्रेशन लेवल बहुत सीवियर होगा। तो कॉलेरा पेशेंट्स में डिहाइड्रेशन बहुत सीवियर मिलता है, जो हमने पहले पढ़ा था, संकन आइज एंड हॉलो चीक्स। वो सब प्रेजेंटेशन हमको इसमें फूड पॉइजनिंग में नहीं मिलेगी। फूड पॉइजनिंग में सिर्फ पेशेंट टॉक्सिक लगेगा, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है या नॉर्मल ग्रेड फीवर भी हो सकता है। फीवर का ग्रेड डिफाइंड नहीं है फूड पॉइजनिंग में, राइट। उसके बाद में वॉमिटिंग होगी, 1-2 वॉमिटिंग होगी, एंड देन मेनली मोशंस का वो रहेगा कि वाटरी काइंड ऑफ मोशंस रहते हैं। तो उस कंडीशन को हम फूड पॉइजनिंग में डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे, कोई भी फूड पॉइजनिंग का केस होगा तो स्टूल सैंपल या वॉमिट का सैंपल लेके उसको हम कल्चर करवा के और कॉजेटिव एजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्टिंग भी करा सकते हैं देखने के लिए कि कौन सा पर्टिकुलर एजेंट है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट है। नाउ कमिंग टू द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, खाने से रिलेटेड कंडीशन है तो प्रिवेंशन भी फूड सैनिटेशन ही रहेगा इसका, कि फूड सैनिटेशन हर ग्राउंड पे देखना है। ठीक है, नॉट जस्ट सर्विंग के लेवल पे, नॉट जस्ट कुकिंग के लेवल पे, उसको ग्रो करने के लेवल पे भी। स्पेशली जो नॉन वेज वगैरह है, वी डू नॉट फॉलो दोज प्रोटोकॉल्स। Here poultry farms and all are very badly kept, लेकिन in lot of countries they have a proper एक तो इम्यूनाइज करके रखते हैं एनिमल्स को कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उनको कोई डिजीज नहीं हो जो कि ह्यूमंस तक जा सके। ठीक है, एंड जहाँ भी उनको रेयर अप किया जाता है उन एनिमल्स को, दे आर वेरी सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट्स। ठीक है, उनके पास कोई कंटामिनेशन सोर्स नहीं होता, वो कुछ कंटेमिनेटेड मैटर पे फीड नहीं करते, वो ऐसे ओपनली कुछ भी फीकल मैटर या दूसरा मैटर नहीं इंजेस्ट करते। तो ये चीज़ें क्या और इनके लिए इंस्पेक्टर्स होते हैं जो कि सैनिटेशन को चेक करते हैं, सो दैट ये जितना भी पोल्ट्री का एरिया है जहाँ पे पोल्ट्री मतलब उनको ग्रो करा जा रहा है प्लस एग एंड ऑल प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब हाइजीनिक कंडीशंस में हो। उसके बाद में उसकी डिलीवरी हाइजीनिक हो, देन हुएवर इज कुकिंग एंड सर्विंग इट इन रेस्टोरेंट्स, इन होटल्स, एट होम, दैट पर्सन हैज टू मेंटेन house guidelines या other guidelines for sanitation. ठीक है, hand washing and all that, and you cannot serve with bare hands and all that stuff, you know कि everybody has to wear gloved hands, gloved things अगर आप कहीं होटल्स वगैरह में या रेस्टोरेंट में कुछ सर्व कर रहे हैं तो। सैनिटरी इंप्रूवमेंट्स, इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन। हमारी कंट्री की बात करें तो हेल्थ एजुकेशन इज अ बिगेस्ट थिंग विच कैन बी डन टू अचीव दिस थिंग, कि अगर आप हेल्थ एजुकेशन में लोगों को सैनिटेशन का एंगल समझाएं कि सैनिटेशन कैसे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, देन दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट यू कैन डू। लास्ट थिंग इज रेफ्रिजरेशन। ठीक है, रेफ्रिजरेशन वाई, बिकॉज कोई भी जो ये बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह है, इस सबको फेवर क्या करता है, वार्म टेम्परेचर। और वार्म टेम्परेचर क्या है, एनीथिंग अबव 10 डिग्री टू 50 डिग्री इज वार्म। जो हमारा देश का नॉर्मल तापमान है वो सब वार्म उसमें आता है। तो हमको क्या चाहिए, 10 डिग्री से बिलो का चाहिए। सो वी वांट कि या तो कुक एंड सर्व एंड ईट, दैट्स इट। उसके बाद में अगर बचता है कुछ भी तो उसको रिकंज्यूम ना करें, अगर रिकंज्यूम करना है तो उसको रेफ्रिजरेट करें, अदरवाइज उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होगी एंड दिस कैन बिकम अ केस ऑफ अ फूड पॉइजनिंग इफ समबडी कंज्यूम्स दैट फूड। ओके, सर्विलेंस क्या करेंगे इसमें, फूड सैंपल्स को सर्विलेंस में रखते हैं उन एरियाज में जहाँ पे कि बार बार फूड पॉइजनिंग के केसेस रिपोर्ट होते हैं। वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज होती है, हेल्थ इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो ऐसी सब चीज़ों को कॉमनली आइडेंटिफाई करते हैं जो कि उन लोगों ने कंज्यूम करा जिनको फूड पॉइजनिंग हुई, और उन जगहों पे हेल्थ सर्विलेंस टीम्स बार बार जाके चेक करती हैं, या be it restaurants, be it hotels, be it some kind of factories जहाँ पे कुछ बन रहा है and people are consuming that directly. Okay, so this is all about food poisoning. थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं so that we can complete this unit at least. Okay, amoebiasis. What is amoebiasis? Can somebody tell me that? amoebiasis तो शुरू से पढ़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ा आपने। क्या होता है अमीबा? एंटमीबा हिस्टोलिटिका, व्हाट इज इट? पैरासाइट में। इट्स अ पैरासाइट, इट्स अ प्रोटोजोआ, राइट। उसका स्ट्रक्चर नहीं होता कोई ज़्यादा, इट्स जस्ट लाइक उसका
लाइक प्रोटोजोन यू नो सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स जो भी होते हैं उनको प्रोटोजोन कैटेगरी में डाला जाता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, जो कि एक बहुत कॉमन कंडीशन कॉज करता है जिसको अपन बोलते हैं अमीबियासिस। ठीक, अमीबियासिस जो है वो इंटेस्टाइन की भी हो सकती है और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल भी हो सकती है। अगर वो यूजुअली इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करती है, इंटेस्टाइन के अंदर वो एंटमीबा ग्रो करता है, उसके बाद में जो इफ इट स्प्रेड्स आउट वो लीक कर जाता है वहाँ पे, अगर परफोरेशन कॉज कर दे एंड कम्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, लिवर पे दूसरे ऑर्गन्स पे चला जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। अगर किसी को इंटेस्टाइनल अमीबियासिस है तो उस पर लोकल इम्यूनिटी असर करती है। ठीक, अगर किसी को एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस है तो सिस्टमिक इम्यूनिटी असर करती है, यानी कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो सीरोलॉजिकल टेस्टिंग से जो हमेशा हम पता कर सकते हैं वो सिर्फ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस को ही पता किया जा सकता है। अगर आपको इंटेस्टाइनल अमीबियासिस को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए आप स्टूल सैंपल, यूरिन सैंपल, स्पेसिफिकली स्टूल सैंपल सॉरी, उसी पे ही आप अपना डायग्नोसिस बेस करेंगे अमीबियासिस का। ठीक है, सीरोलॉजिकल सैंपल्स इंटेस्टाइनल केसेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, पर उससे हमें ये ज़रूर पता चल जाएगा कि क्या एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी भी क्रिएट हो चुकी है। अगर सीरोलॉजिकली पॉजिटिव मिलता है दैट मीन्स एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी भी हो सकती है। ओके, सो इंडिया के अंदर कितने केसेस होते हैं? लॉट ऑफ केसेस, नियरली 15% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम अमीबियासिस, और इसके बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में एजेंट के बारे में आप क्या बताएंगे? एंटमीबा हिस्टोलॉजिका जो है इट्स अ वेरी पोटेंशियल पैथोजेनिक स्ट्रेन। ओके, इट्स गॉट लॉट ऑफ टाइप्स जिनको कि वी कॉल इट एज जाइमोडीम्स। ठीक है, इनके बहुत सारे जाइमोडीम्स होते हैं या डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, वन शुड से, सॉरी। देन इसके ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है अपनी लाइफ साइकिल के अंदर। एक फॉर्म है इसका ट्रोफोजोइड और दूसरा फॉर्म है इसका सिस्टिक फॉर्म। ठीक, ट्रोफोजोइड जो है वो पास हो भी जाएगा लाइक, बट इट इज़ नॉट इन्फेक्टिव। सिस्ट फॉर्म जो है वो इन्फेक्टिव फॉर्म है इसका। ठीक, अब बनता कैसे है, होता क्या है, जो भी आप ये बताएंगे अब वर्म्स वगैरह, इनकी थोड़ा सा लाइफ साइकिल आपको एजेंट वाले पार्ट में डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, जब भी आप आंसर फ्रेम करेंगे एक्सक्यूज मी, तो आपको एजेंट वाले जो सेक्शन है उसमें इन वर्म्स जो आगे हम पढ़ेंगे, या एंटमीबा है, प्रोटोजोआ है, इसको हमें लाइफ साइकिल डिफाइन करनी है। किसी ने वो सिस्ट को अपने अंदर इंजेस्ट करा, वो कैसे इंजेस्ट करा? फूड कंटेमिनेटेड था उस सिस्ट से, या वाटर सोर्स कंटेमिनेटेड था, ऐसा किसी ने वो सिस्ट अपनी बॉडी में ले लिया अंदर। ठीक है, एनी ह्यूमन बीइंग, तो क्या होगा? ट्रोफोजोइड्स रिलीज होंगे ग्रेजुअली, कहाँ जाके? उसके आरबीसी में जाके ट्रोफोजोइड्स रिलीज होंगे। ये ट्रोफोजोइड्स क्या करेंगे? ये मल्टीप्लाई ग्रो करेंगे, कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। व्हेन दे विल ग्रो टू अ बिगर अमाउंट, तो अगर इनका इन्फेक्शन माइल्ड रहता है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे इनिशियल इन्फेक्शन या माइल्ड इन्फेक्शन, तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकता है, उसको नहीं पता चलेगा। लेकिन जब ये हाई ग्रेड इन्फेक्शन में आ जाएगा या सीवियर इन्फेक्शन में आ जाएगा, तो फिर ये उसके स्टूल्स में भी पास होना स्टार्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम ये परफोरेशंस भी कॉज कर सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा कॉज करेगा, बट इट मे कॉज परफोरेशंस एज वेल। अगर परफोरेशन करा इंटेस्टाइन को, तो एक तो ब्लडी डायरिया स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा जहाँ परफोरेट करके जाएगा यानी कि ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गया, वहां से जिस भी ऑर्गन के पास जाएगा तो एक एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो यू शुड नो दिस लाइफ साइकिल व्हेन यू आर टेलिंग अबाउट द एजेंट, कि ये एजेंट दो फॉर्म्स में है, सिस्ट में एंड ट्रोफोजोइड में। सिस्ट इज द इन्फेक्टिंग फॉर्म। सिस्ट क्यों है इन्फेक्टेड फॉर्म? क्योंकि सिस्ट जो है ये काफ़ी सारे टेम्परेचर्स को सर्वाइव कर सकता है, बाहर रह सकता है ह्यूमन बॉडी से, टिल उसको एक मतलब ये सॉइल में रह सकता है, ये वाटर में रह सकता है, ये फूड में रह सकता है। जब तक कि वो दूसरे ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करे तब तक वो सर्वाइव कर सकता है कुछ टाइम के लिए। बस उसके लिए वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर्स फेवरेबल होने चाहिए उस टाइम पे। ओके, दे कैन लिव आउटसाइड द होस्ट, बट ट्रोफोजोइड्स आर शॉर्ट लिव्ड, दे कैन नॉट लिव आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा इसमें? ह्यूमन इज द रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन, उसमें से ही सारा जो सिस्ट है वो उसी के स्टूल में पास होगा। इन्फेक्टेड ह्यूमन जो है वो इसका रिजर्वॉयर है। ठीक है, देन मोस्ट ऑफ द पीपल रिमेन एसिम्प्टोमेटिक। कहते हैं कि जो एक कैरियर है वो लॉट ऑफ सिस्ट, लाइक इट इज पासिंग लैक्स ऑफ सिस्ट पर डे, तो इसलिए कैरियर जो एसिम्प्टोमेटिक है उसको डील करना एक बिगर चैलेंज है इस केस में। तो हमने ये बात करी कि जो एजेंट है उसका रिजर्वॉयर क्या है, ह्यूमन है, उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, उस ह्यूमन का इन्फेक्टेड फीसेस उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। अगर वो फीसेस वाटर सोर्स या फूड सोर्स को कंटेमिनेट करता है तो दैट बिकम्स द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या है?
जब तक वो ह्यूमन के अंदर वो सिस्ट रहेंगे तब तक वो इन्फेक्शन कम्युनिकेट करने की पोटेंशियल रखेगा, ठीक है। आइदर वो कैरियर स्टेट में रहेगा तब तक, या वो केस है जो कि ट्रीटेड नहीं हुआ है तब तक। देन होस्ट फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, किन लोगों में ज़्यादा चांसेस अमीबियासिस होने के, इसके लिए कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप डिफाइंड नहीं है, दिस कैन अकर एट एनी एज ग्रुप। मेनली हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट सफ़र करते हैं, जैसे किसी एक को हुआ तो उसके आसपास जो लोग हैं दे आर एट अ बिगर रिस्क टू गेट दैट। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में इनको क्या चीज़ सपोर्ट करती है अमीबियासिस को, पुअर सैनिटेशन सपोर्ट करता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो हो वो सपोर्ट करता है। उसके अलावा देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज अ नाइट सॉइल ट्रेडिशन, अभी तो इतना नहीं है बट अब क्या है, कंपोस्ट जो आप बायो टॉयलेट्स वगैरह में देखते हैं कि कंपोस्ट बनाते हैं, ठीक है, वैसे ही नाइट सॉइल चलता था पहले कि वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट को कलेक्ट करके, ह्यूमन जो एक्सक्रीटा है उसको कलेक्ट करके मैन्योर बनाया जाता था, यानी कि खाद बनाई जाती थी। सो दैट वाज अ मेजर सोर्स, लेकिन रूल क्या था कि नॉन एडिबल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बनाया जाएगा, बट समटाइम्स अगर उस काइंड ऑफ मैन्योर को हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करना स्टार्ट कर दे जहाँ पे कि खाने वाले चीज़ों का ग्रोथ हो रहा है, तो दैट कैन लीड टू अ इन्फेक्शन ऑफ अमीबियासिस, ठीक है, क्योंकि दैट एक्सक्रीटा कैन समटाइम्स बी कंटामिनेटेड विद सिस। ओके, देन रेनी सीजन इसको इन्वॉल्व करता है। तो आप क्या क्या पॉइंट्स बताओगे एनवायरनमेंट में, पुअर सैनिटेशन, इकोनॉमिक स्टेटस के अलावा आप बताएंगे योर नाइट सॉइल का यूज, ठीक है। देन रेनी सीजन, रेनी सीजन क्यों, क्योंकि जब बारिशें होती है तो नालों का पानी बाहर आने का चांसेस रहता है, तो ऐसे केस में जो सीवेज वाटर है उसका वाटर सप्लाई से कंटेमिनेट होने का चांसेस हो जाता है, ठीक है। देन यू कम टू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी फीको ओरल है, और इसका अलावा दो मोड्स और हैं, वन इज सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन केस ऑफ होमोसेक्सुअल मैन एंड द अदर इज वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न में इसमें कौन से हो सकते हैं वेक्टर्स, फ्लाइज, कॉकरोचेस, रैट्स, जो भी चीज़ें गंदगी पे बैठ के फिर खाने पे बैठे हैं या वाटर सप्लाई पे जाए, दैट कैन बी द वेक्टर। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड पे बात करते हैं तो दैट्स 15 days to 1 month का इंक्यूबेशन पीरियड होता है एंटमीबा का। Now talk about prevention and control of एंटमीबा। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, अगर आप सैनिटेशन को चेक करेंगे सो यू कैन इजीली प्रिवेंट ऑल दीज थिंग्स। लोग ओपन एयर डेफिकेशन नहीं करें, ठीक है, हाइजीनिकली फूड खाएं एंड ऑल दैट स्टफ विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इज द सिमिलर, वाटर सप्लाई प्रॉपर हो, फूड हाइजीन ठीक हो, एंड लोगों को हेल्थ एजुकेशन ज़रूर दें, तभी प्रिवेंट कर सकते हैं। देन सेकेंडरी जो प्रिवेंशन है, यानी एक बार हो गया उसके बाद आगे फर्दर वो चीज़ नहीं और डेवलप हो डिजीज, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी प्रिवेंशन। उसमें हम क्या करेंगे, अर्ली डायग्नोस कर लेंगे एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेंगे। अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, ब्लड सैंपल ले सकते हैं, आरबीसी का स्टडी कर सकते हैं, अगर आरबीसी में ट्रोफोजोइट है दैट मीन्स कि उसमें कंटामिनेशन है। उसके अलावा स्टूल सैंपल्स कलेक्ट करके उनके अंदर चेक कर सकते हैं एंटमीबा को, एंड अदर देन दैट सीरोलॉजिकल टेस्टिंग कर सकते हैं। यस, आई एम कमिंग। ओके, we'll complete this topic and I'll end the lecture here. Okay, secondary prevention I was discussing कि इसमें ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, मेट्रोनिडाजोल एंड टिनिडाजोल आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर केसेस। कैरियर्स के लिए डायलॉक्सिनाइड फ्यूरेट होता है एंड डाईआइडो हाइड्रोक्सी क्वीन होता है, ये दो टैबलेट्स जो होते हैं ये कैरियर्स के लिए मेनली चलते हैं, एंड मेट्रोनिडाजोल टिनिडाजोल यू नो एनारोबिक इन्फेक्शन में चलते हैं, तो वो केसेस में चलते हैं। सो आई एंड दिस लेक्चर हियर, आई हैव गॉन अ लिटिल फास्ट, सो प्लीज गो थ्रू इट and if you have any doubts then please ask me. Tomorrow I'll begin with the worms and I'll complete that topic tomorrow. Okay, tomorrow your lecture will be in the morning. Okay everyone, any doubts? No, No, ma'am. ma'am. Thank you so much. Bye, ma'am.